हेलो एवरीवन, तो ये है क्लास 9 का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज मीन बाय सेल, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ तो सेल ही है। मतलब हमारे अंदर जो जीवित है, हमारे अंदर जो जिंदा है, वो सेल ही है। तो हमें उसी के बारे में पढ़ना है कि कैसे एक लिविंग थिंग कलेक्शन ऑफ सेल से बना होता है और वो सेल कैसे फंक्शन करते हैं। हम सेल के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट के अंदर, ये फर्स्ट पार्ट है इसका, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू सेल एंड सेल थ्योरी। क्या होता है सेल और सेल की जो थ्योरी हम इस पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मतलब जो हम पढ़ रहे हैं, हम सेल की जो स्टडी कर रहे हैं ना, इसको हम इस ब्रांच को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। कभी भी तुम्हें साइटोलॉजी वर्ड सुनाई दे तो समझ जाना कि ये इशारा कर रहा है आपको कि हम स्टडी ऑफ सेल कर रहे हैं, सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सेल के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है? हमारा साइटोलॉजी। हम सेल के बारे में स्टडी कर रहे हैं भाई, सेल के पार्ट्स पढ़ेंगे, सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सेल के अलग अलग पार्ट्स का क्या फंक्शन होता है, कैसे ये वर्क करता है, न्यूक्लियस का काम क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो ये हम क्या कर रहे हैं? स्टडी ऑफ सेल कर रहे हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी क्लियर होगा हमारा, ठीक है ना। अगला है हमारे पास नेक्स्ट। अब सेल तो हमें पता है, देखो सेल, आज हमें पता है कि सेल के बारे में बहुत सारी चीजें हमें पता है कि सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या क्या वो काम करते हैं, सब हमें पता है। लेकिन क्या हमेशा से हमें पता था? नहीं। तो सबसे पहले किसने तो पहचाना होगा ना कि भाई सेल होता है, सेल नामक कुछ चीज होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये सबसे पहले हमारा पहचाना गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे हमारे। उन्होंने क्या बोला कि आखिरकार जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं ना, वो छोटे छोटे रूम लाइक स्ट्रक्चर से बने होते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? सेल। अब ये बना कैसे कैसे इनको पता लगा, तो इन्होंने ना खुद का एक छोटा सा माइक्रोस्कोप बनाया था, लेंस वेंस का जुगाड़ करके छोटा सा अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया। और उस माइक्रोस्कोप से इन्होंने अलग अलग चीजों को देखना स्टार्ट करा। एक बार क्या हुआ, उनके हाथ में एक बोतल का इस तरीके से, ये जो आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से बोतल का जो कॉर्क होता है, ऊपर का ढक्कन होता है, इस कॉर्क का उन्होंने स्लाइस लिया और उस स्लाइस को काट के उसको ऑब्जर्व करा। जब उन्होंने स्लाइस को ऑब्जर्व करा ना, तो उनको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दिया उस स्लाइस के अंदर। उन्होंने कहा ये तो यार छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं, छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, जैसे हनी कॉम होता है ना। जैसे आपने कभी देखा होगा कि मधुमक्खी के छत्ते में क्या होता है, छोटे छोटे ऐसे रूम लाइक स्ट्रक्चर बने रहते हैं। ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर दिखाई दिया था इनको जब इन्होंने क्या करा, इस कोर्क को क्या करा, इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रख के ऑब्जर्व करा। इन्होंने कहा ये रियलिटी में देखो, ये तो लिविंग थिंग्स है। जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों से आता है, कॉर्क जो आता है वो लकड़ी से बनता है, पेड़ पौधों से आता है। तो पेड़ पौधों के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं वो रूम जैसे लगते हैं, छोटे। लैटिन में रूम का मतलब सेल होता है, इसलिए उन्होंने बोला कि सेल लाइक स्ट्रक्चर लगता है देखने में, तो उन्होंने क्या नाम रख दिया? सेल। रियलिटी में देखो, इन्होंने कोई लिविंग सेल नहीं देखा था। आपको पता है कि जो कोर्क होता है हमारा डेड सेल से बना होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने रियलिटी में जो ऑब्जर्व करा था डेड सेल करा था। यानी आप कह सकते हो कि बेशक रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज करी थी, लेकिन सबसे पहले जो उन्होंने सेल देखे थे ना, वो उनकी सेल वॉल देखी थी, सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल देखी थी, और डेड सेल थे। क्या थे वो? डेड सेल वॉल देखी थी और सेल वॉल मतलब वो डेड सेल्स थे। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। तो सबसे पहले 1665 में सेल की खोज हुई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। उन्होंने सारे के सारे डेड सेल ही ऑब्जर्व करे थे और सेल का सेल वॉल ही देखा था। और छोटा था हमारा पार्ट है एक्सपेरिमेंट का। उन्होंने क्या, एक कॉर्क लेके इस तरीके अपने माइक्रोस्कोप के अंदर उस कॉर्क को ऑब्जर्व करा, तो उनको स्मॉल हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे रूम जैसी संरचना दिखाई दी। और इसी को नाम इन्होंने क्या दे दिया? सेल। क्योंकि सेल का मतलब लैटिन में क्या होता है? रूम्स, छोटे छोटे रूम्स होते हैं, तो वही इन्होंने सेल नाम दे दिया था ना। तो उसके बाद फिर सेल के बारे में बहुत सारे लोगों ने अपने अपनी चीजें बताई, भाई सेल कैसे वर्क करता है। ये हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो आज के टाइम में इस्तेमाल होता है, जो मल्टीपल लेंसेज लगे होते हैं। ऊपर जो है आपके पास क्या है? आईपीस है। नीचे जो है आपके पास वो क्या है? ये स्टेज है, ऑब्जेक्टिव लेंस है ये हमारा, ठीक है। मिरर नीचे लगा रहता है ताकि लाइट को फोकस कर सके हमारा। तो यहाँ पे इस माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल जो होता है, हम अलग चीज़ों को देखने के लिए करते हैं। अब माइक्रोस्कोप के बारे में पता होना चाहिए। तो माइक्रोस्कोप को भी बहुत टाइम लगा है डेवलप होने में। आज हमारे पास जो माइक्रोस्कोप है बहुत ज़्यादा एडवांस है, लेकिन उस टाइम, जिस टाइम 1665 में रॉबर्ट हुक खोज कर रहे थे, उस टाइम इतने माइक्रोस्कोप एडवांस नहीं थे और ना कहीं मिलते थे। उन्होंने खुद ही अपना माइक्रोस्कोप बनाया था। तो कई सारे, जैसे अभी आप पढ़ोगे एंटोनी वन लीवेनहुक, तो उन्होंने भी फर्स्ट टाइम जो देखा था सेल को, लिविंग सेल को देखा था, वो भी किसके द्वारा देखा था? अपना खुद का ही माइक्रोस्कोप बनाया था, उसी के अंदर ही देखा था उन्होंने, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या था, उस टाइम माइक्रोस्कोप इतने एडवांस नहीं थे। आज के टाइम में तो बहुत एडवांस है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप बन चुके हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं, जिसके अंदर आप एटम को भी देख सकते हो ना, एटॉमिक माइक्रोस्कोप बोलते हैं, तो उनको भी देख सकते हो आप। तो बहुत एडवांस हो चुके हैं ना। तो चलते हैं हमारे आगे आगे। तो ये हमारा रॉबर्ट हुक का था। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में खोज करी थी सेल की, और उसके बाद फिर अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी बात बताई। जैसे सबसे अगली बार जब रॉबर्ट हुक की खोज हो गई, रॉबर्ट हुक ने बता दिया कि सेल है, तो उन्होंने वही डेड सेल देखे थे। अभी सबको लगा कि भाई अलाइव सेल कैसा लगता है, तो सबसे पहला अलाइव सेल बैक्टीरिया और स्पर्म के रूप में देखा गया था। किसके द्वारा? एंटोनी वैन लीवेनहुक के द्वारा। तो एंटोनी वैन लीवेनहुक ने 1674 में 1674 में स्पर्म और बैक्टीरिया जो है उसको लिविंग सेल के रूप में पहचाना था।
था, वो भी इंडिविजुअल अलग है। हमारी बॉडी के अंदर भी लिविंग सेल्स है, लेकिन वो बहुत सारे सेल जुड़े हुए हैं ना, तो इंडिविजुअल लिविंग सेल, स्पर्म एक इंडिविजुअल लिविंग सेल है और ऐसे ही बैक्टीरिया भी एक इंडिविजुअल लिविंग सेल है। तो सबसे पहले इंडिविजुअल लिविंग सेल किसने देखा था? एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने, है ना, 1674 में। उसके बाद फिर 1831 में रॉबर्ट ब्राउन आए। इन्होंने बोला कि भाई सेल के अंदर एक सेंट्रल पार्ट होता है, एक बीच का हिस्सा होता है, उसे न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। तो सबसे पहले जो न्यूक्लियस की खोज हुई थी किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। याद रखना है सर, याद ना हो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि न्यूक्लियस की खोज जो होती है वो किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी ना। अगले आगे क्या कौन आया हमारे पास? जेई परकिंजे। तो जेई परकिंजे ने क्या करा? हमारा जेई परकिंजे ने क्या करा? उन्होंने बताया कि रियलिटी में आपका जो सेल होता है, मेनली जो इन्होंने रिसर्च करी थी वो किसमें करी थी? अपने प्लांट सेल्स के ऊपर करी थी। तो प्लांट सेल के ऊपर करी थी। उन्होंने क्या बोला था कि रियलिटी में जो हमारा क्या कहते हैं सेल होता है आपका, रियलिटी में जो सेल होता है उस सेल के अंदर जो लिविंग पार्ट होता है, रियलिटी में जी रहा होता है, जिंदा होता है, उसे प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो लिविंग पार्ट जो होता है वो लिक्विड होता है उसके अंदर का, उस पूरे को प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म जो वर्ड आया था हमारा, जेई परकिंजे ने दिया था। उसके बाद अनसाइकल आए, तो अनसाइकल ने बताया कि रियलिटी में एक सेल से दूसरे सेल में जो कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में, जैसे हमारे अंदर हमारे माता पिता के कैरेक्टर आए हैं, तो कैसे एक सेल से दूसरे सेल से कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं? तो ये हेरिडिटरी मटेरियल जो होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है, नाभिक के न्यूक्लियस के अंदर ही सारा का सारा हेरिडिटरी मटेरियल होता है ना। तो ये बात इसने बताई थी हमारे अर्नस्ट हैकल ने। तो ये हमारे कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग चीजों के बारे में खोज करी और बताया हमें कि किस तरीके से हमारा सेल जो है वो कवर करता है। इन्होंने प्लांट सेल के ऊपर मेनली काम करा था रॉबर्ट ब्राउन ने, और रॉबर्ट ब्राउन ने बताया कि भाई आपका सेल जो होता है उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। उसके बाद सेल के अंदर जो लिविंग पार्ट होता है वो कौन होता है? हमारा प्रोटोप्लाज्म होता है। वो किसने बताया था? हमारा जेई परकिंजे ने, ठीक है। और अनसाइकल ने बताया कि इसी न्यूक्लियस के अंदर आपका रियलिटी में हेरिडिटरी मटेरियल होता है जो रियलिटी में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर को ट्रांसमिट करता है, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया हमारे सारे इसका। अगला हमारे पास है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का मतलब क्या है? तो देखो भाई, सेल थ्योरी जो है हमारे पास वो रियलिटी में क्या थी कि सब अपने अपने पॉइंट्स दे रहे थे। कोई बता रहा था कि सेल ऐसे करता है, सेल ऐसे करता है। इसको जोड़ के एक थ्योरी को बनाया गया जिसमें मेनली दो साइंटिस्टों का नाम था। एक तो हमारे क्या थे? स्लेडन, एक थे स्वान और एक थे आर विर्चो। सबसे पहले जो हमारा सेल थ्योरी आया था वो दो साइंटिस्टों ने मिलकर दिया था। एक हमारे पास स्लेडन है और एक हमारे स्वान है। तो दो साइंटिस्टों ने मिलकर दिया था। बाद में आर विर्चो ने अपना पॉइंट इसके अंदर ऐड किया था। तो मेनली इसके अंदर 4 पॉइंट्स होते हैं जो क्या बताते हैं कि हमारी बॉडी को बनाया भी, हमारा स्ट्रक्चर, 4 पॉइंट बता रहा हूं। पहला पॉइंट, हमारा स्ट्रक्चर किसने बनाया है? सेल ने। हमारे सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस जो करता है वो कौन करता है? सेल। यानी हमारा स्ट्रक्चर भी सेल ने बनाया है और हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शन है वो भी कौन करता है? सेल। तो वैसे ही पूछ लेते हैं, व्हाई द सेल इज नॉन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? क्योंकि एक लिविंग थिंग्स की बॉडी को, एक लिविंग थिंग्स के शेप को बनाया भी सेल ने ही है, और उसका सारा का सारा जो काम है, उसका सारा का सारा जो प्रॉपर्टीज होती है, सारी की सारी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है वो भी सेल ही करता है। इसलिए हम कहते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर हो गया? तो सेल जो है हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ये पहले और सेकंड पॉइंट से पता लगता है। थर्ड पॉइंट में क्या आया कि ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब हर एक नया सेल जो होता है वो पुराने सेल से ही बनता है। ऐसा नहीं कि डी नोवा कोई पैदा हो जाएगा, आसमान से टपक जाएगा कोई भी सेल। तो हर एक सेल का अपने जो है पेरेंट्स होते हैं, अपना एक पेरेंट होता है, उसी पेरेंट से ही वो जन्म लेता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी सेल अचानक अपने आप ही पैदा हो जाए जिसको कोई पेरेंट ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये बात किसने बताई थी? हमारे सेल थ्योरी ने। और फिर इसी पॉइंट को जोड़कर एक और पॉइंट बोला गया कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है, चाहे बेशक वो करोड़ों हाथी जैसा बड़ा जीव हो, चाहे वो वेल जैसा बड़ा जीव हो, सभी जीवों ने अपना जीवन जो शुरुआत किया है ना वो सिंगल सेल से करा है। यानी हम भी कभी ना कभी एक सिंगल सेल थे और उस सिंगल सेल ने डिवीजन करके हमारी पूरी पूरी बॉडी बनाई, फिर हमारा जन्म हुआ। यानी हर एक ऑर्गेनिज्म अपना जीवन का जो शुरुआत है, हमारे जीवन की जो स्टार्टिंग है वो किससे करता है? सिंगल सेल से शुरुआत करता है। तो 4 पॉइंट है, फटाफट रिवाइज कर लो। हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर किसने बनाया है? सेल ने। हमारे सारे फंक्शन, हमारे सारे मेटाबॉलिक फंक्शन कौन करता है? सेल करता है। हम हर एक जो आर विर्चो ने पॉइंट दिया था कि जो नया सेल है, हर एक जो नया सेल होता है वो पुराने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही पैदा लेता है। और चौथा, हर एक ऑर्गेनिज्म ने क्या करा है? सिंगल सेल से अपना जन्म किया, सिंगल सेल से अपना स्टार्टिंग करा है, उसके बाद ही फिर वो मल्टी सेलुलर बना। तो पहले एक सेल थे, एक सेल से डिवाइड होकर बहुत सारे सेल बने और उसकी बॉडी फिर डेवलप हुई। तो ये हमारा सेल थ्योरी का मेन पॉइंट है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि स्लेडन और स्वान जो है इन दोनों ने पहले दी थी हमारी, और उसके बाद फिर हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो किसने ऐड किया था? आर विर्चो ने ऐड किया था ना, बाद में ऐड कर दिया था। तो ये हमारे सेल थ्योरी के 4 पॉइंट से पूछ लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, चारों पॉइंट तुम्हें ध्यान रखने। पहले बेसिकली दिमाग के अंदर याद रखो कि एक बेसिक थ्योरी क्या है। तो हमारा स्ट्रक्चर सेल ने बनाया,
सेल सारे के सारे फंक्शन भी कौन करता है, सेल। तो पहले 2 पॉइंट जो है तो चैप्टर का नाम ही है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों जो पॉइंट है हमारे, वो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है कि हमारी प्रोसेस भी, हमारा फंक्शन भी सेल ही करता है, हमारी बॉडी को बनाया भी किसने है, सेल ने। पहले 2 पॉइंट तो यहीं से पता लग जाते हैं। थर्ड पॉइंट आर विर्चो ने दिया था कि हर जो नया सेल होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही पैदा लेता है। और सबसे लास्ट पॉइंट कि हर एक ऑर्गेनिज्म की जो शुरुआत होती है वो सिंगल सेल से होती है। तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने इसके अंदर, सेल थ्योरी के अंदर। तो ये हमारी सेल थ्योरी थी। चलते हैं आगे। अब हमारी पृथ्वी पे, हमारे अर्थ के ऊपर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं अलग अलग टाइप के, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह का जीव हो, वो 2 टाइप के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। या तो वो सेलुलर होगा, सेल से बना होगा, या नॉन सेलुलर होगा, या ए सेलुलर भी बोल देते हैं। तो देखो वायरस के ऊपर ना काफ़ी टाइम तक कंट्रोवर्सीज रही हैं कि सेलुलर है, नॉन सेलुलर है। अब फर्दर मतलब अब ये मान लिया गया है कि हमारा जो बाकी जीव हैं वो सारे के सारे सेलुलर होते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सबके साथ सेलुलर होते हैं, एक्सेप्ट वायरस। वायरस जो है हमारा वो सेलुलर नहीं होता, वो सारी की सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस जैसे हमारे नॉर्मल सेल के अंदर होती है, या जैसे नॉर्मल सेल के अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो सारे के सारे पार्ट्स उसके अंदर नहीं होते, वो अलग तरीके से वर्क करता है, अलग तरीके से फंक्शन करता है, इसलिए उसको हम नॉन सेलुलर या ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिज्म जो अर्थ के ऊपर है, अलाइव ऑर्गेनिज्म, वो 2 टाइप के होते हैं, या तो सेल से बने होंगे तो सेलुलर होंगे, और सेल से नहीं बने तो क्या है, ए सेलुलर। अब सेलुलर जो होते हैं हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, सारे वायरस याद रखो। नॉन सेलुलर जो हमारे सारे के सारे वायरस हैं, वो तुम्हें लगे कोई भी नाम याद है, HIV वायरस वगैरह, जो भी वायरस तुमने आज तक सुना है, चाहे वो कोरोना वायरस वगैरह, तो जो भी वायरस तुमने सुना है वो सारे के सारे ए सेलुलर या नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। लेकिन जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो वो यूनिसेलुलर होंगे, एक सेल से बने होंगे, जैसे अमीबा जैसा जीव हो गया हमारा, यूनिसेलुलर है, ठीक है, या फिर मल्टी सेलुलर, हम हो गए, प्लांट्स हो गए, सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर बहुत सारे सेल एक साथ होते हैं, तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो तुम्हें ध्यान रखना कैटेगरी ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के होते हैं, सेलुलर और ए सेलुलर या नॉन सेलुलर। सेलुलर जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक हमारे पास क्या कहते हैं यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर जो एक सिंगल सेल से बना हुआ है, और मल्टी सेलुलर जिसमें बहुत सारे सेल मिलकर पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, तो ये हमारा मल्टी सेलुलर पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहला है कि हु इज नॉन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। देखो ये ध्यान रखना तुम्हें, एरिस्टोटल जो थे हमारे पास, सबसे पहले इन्होंने जो एनिमल्स, स्पेशली जो एनिमल्स थे, उनको कैटेगराइज करके स्टडी करा था। इसलिए सबसे पहले जो कैटेगराइज स्टडी हुई थी बायो के ऊपर, वो क्या थी हमारे पास, वो एरिस्टोटल ने करी थी, एनिमल्स की स्टडी करी थी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी से। तो वो हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है, यानी बायो सबसे पहले जो हमारा स्टडी हुई थी वो बायोलॉजी की एरिस्टोटल ने करी थी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है हमारे, एरिस्टोटल है ना। उसके बाद क्या है हमारे पास, द टर्म सेल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय हुम। सेल जो वर्ड है वो सबसे पहले किसके द्वारा यूज किया गया था, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज करी थी, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को बचाना था, वही हमारे उसके क्या कहते हैं कॉर्क वाले एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हु डिस्कवर द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। किसने न्यूक्लियस की खोज करी थी, तो सबसे पहले न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। आपको पता है रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी, और न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी, लेकिन एटम की खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। विच साइंटिस्ट स्टेटेड ओमनिस सेलुलर इज सेलुलर। किसने बोला था कि ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, हर एक सेल जो होता है वो पुराने सेल से ही बना हुआ है। तो किसने बोला था, आर विर्चो, रुडोल्फ विर्चो बोलते हैं इसको, ठीक है। तो नाम क्या था इनका, रुडोल्फ विर्चो। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, बी ऑप्शन है। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्या है भाई, डिफाइन सेल, व्हाई इज इट कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। सेल का मतलब क्या होता है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। क्यों कहते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो सेल की जो सेल थ्योरी के जो 2 पॉइंट थे, पहला हमारी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर भी सेल ने बनाया और सारा का सारा फंक्शन भी कौन कर रहा है, सेल। इसलिए हमें सेल को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आंसर लिखा हुआ है, लेकिन तुम चाहो तो खुद बना के लिख सकते हो, सिंपल सा आंसर है, तो थोड़ा सा आप इसमें से हिंट ले सकते हो, ठीक है। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझो और अपने हिसाब से आंसर को लिखो, है ना। तो मैंने आपको समझा दिया कि सेल क्या है, तो सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या सिंपली आप कह सकते हो सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर अब आपको बताना है कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आपको क्या बोलना है कि हमारी बॉडी का पूरा, वो 2 पॉइंट जो हमारे सेल थ्योरी के थे, कि हमारी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर भी सेल ने ही बनाया है, और ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस भी है वो कौन करता है, हमारा सेल ही करता है। इसलिए हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ किसको बोलते हैं, सेल को बोलते हैं ना। क्लियर है, याद रखना है तुम्हें ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगला क्या है, राइट टू लिमिटेशन ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी की लिमिटेशंस क्या है। देखो सबसे पहले सेल ने ये बोला कि हर सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से पैदा करता है, चलो ठीक है। तो सबसे पहला सेल कब कैसे पैदा हुआ,
सबसे फर्स्ट सेल कहाँ से आया था, फर्स्ट सेल कैसे बना था। तो ओरिजिन ऑफ द सेल के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया नहीं भाई ओरिजिन क्या है हमारे सेल का, ठीक है। तो पहली गलती होगी। दूसरा, वायरस जो है हमारे, वायरस ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया था। तो मेन जो ही दो ही लिमिटेशन है हमारी, पहले लिमिटेशन क्या है, इन्होंने सेल की जो है वो आपके ओरिजिन नहीं बताया, और दूसरा क्या है कि इन्होंने ये नहीं बताया कि आपका जो सेल है, जो वायरस है वो हमारा किस तरह का जीव है, उसमें किस तरीके से फंक्शन होते हैं वगैरह वगैरह, तो उनके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया था ना। तो ये दो हमारे मेन लिमिटेशन है, लिखे हुए इसके अंदर, तुम देख सकते हो। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट सेल का, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सेल और मेनली सेल थ्योरी पढ़ा। नेक्स्ट पार्ट में हम अगला टॉपिक लेके आएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।